पढ़ के आपके पर्सनली इश्यू सॉल्व कर दूंगा। एंट्रोपी पढ़ लिया, एंट्रोपी का क्या मतलब है? लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसऑर्डर होना, रैंडमनेस होना, ठीक है, ये एंट्रोपी का मतलब है। और एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है? गैस की ज्यादा होती है, सॉलिड की कम मिलेगी आपको और लिक्विड की बीच का, ठीक है। ये वाली चीज अभी आगे फिर से पढ़ेंगे ये बात, ठीक है। अभी के लिए हमें जो है इतना ही समझना है कि गैस की ज्यादा होती क्यों होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक फैले होते हैं, डिसऑर्डर होता है, किसी पैटर्न से नहीं चल रहे, कोई किसी वेलोसिटी से चल रहा है, कोई किसी वेलोसिटी से चल रहा है, किसी के कॉलिजन्स कितने हो रहे हैं। तो जितना भी रैंडमनेस होगा उसके अंदर एंट्रोपी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ता जाएगा हमारा एंट्रोपी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लीव सर एक बार ग्रुप फिर से वगैरह लीव बता मत दो। करो, पिछले ग्रुप लीव मत करो, ठीक है। पिछले ग्रुप आपको लीव नहीं करने, पिछले ग्रुप अभी के लिए लीव नहीं करने, ताकि आप लोगों के टेस्ट वगैरह के लिंक वहां पे आते ही रहेंगे। एक ग्रुप से आपके व्हाट्सएप पर फर्क तो पड़ नहीं रहा। चलो, रैंडमनेस का होता मतलब एंट्रोपी, ये डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में बहुत सिंपल सा लिख रखा है कि जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा मेरे सिस्टम में, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? मान लो बच्चों, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला। चेंज कब निकालेंगे? आपके सिस्टम के अंदर कोई चेंज आएगा, स्टेट का चेंज होगा, तभी हम चेंज की बात करेंगे। तो मान लो शुरू में आपकी एंट्रोपी एस इनिशियल थी, बाद में कितनी होगी? एस फाइनल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये डेल एस जो है ऐसे लिख लिया, एस फाइनल एस इनिशियल, लेकिन ना आपको एस इनिशियल पता है ना एस फाइनल पता है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन है वो यूज करेंगे। डेफिनेशन कहती है कि आपका डेल एस जो है हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस है, आप 1 से 2 जा रहे हो, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए बार बार आपका टेम्परेचर बदलता जा रहा है, ठीक है। मान लो आप V1 से V1 प्लस dV वॉल्यूम पे चले गए, ठीक है। आपने कोई थोड़ी सी स्मॉल हीट dQ रिलीज करी, किस टेम्परेचर पे रिलीज करी? T1 पे, आपने लिख दिया। उसके बाद क्या होगा बच्चे? जैसे ही आपका वॉल्यूम का चेंज हुआ, ये टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ तो अगली बार क्या होगा? मान लीजिए उस टाइम तक V1 प्लस dV क्या हो जाएगा? V2। अब V2 से आप V2 प्लस dV जाओगे, उस टाइम के ऊपर आप T2 टेम्परेचर से जाओगे, तो वहां पे जो आपका हीट रिलीज होगा, इसको DQ1 बोल दो। मान लो वहां पे DQ2 हीट रिलीज हो रहा है, वो T2 टेम्परेचर पे रिलीज होएगा। तो आपको क्या करना है? V1 से V2 तक जितने भी चेंजेस आए, V फाइनल तक, ठीक है, V फाइनल तक जितने भी चेंजेस आए उन सबको जोड़ने बैठो। DQ1 बाई T1 प्लस DQ2 बाई T2, ठीक है, ऐसे करके जोड़ते जाओ। तो किसी ने कहा कि ये मत करो, ऐसे करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें। उसने क्या कहा कि एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन होता है, ये अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी में लिखा मिलेगा। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है। इसका ये मतलब है कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 आइसोबारिक से जाओ, आप स्टेट 1 से स्टेट 2 आइसोकोरिक से जाओ, या किसी भी टाइप के डिफरेंट प्रोसेस से जाओ, आपका जो डेल एस आएगा, एंट्रोपी चेंज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, वो सेम आएगा। क्योंकि स्टेट फंक्शंस जो होते हैं ना, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनने क्या पाथ फॉलो करके उस पर्टिकुलर स्टेट में आए हो, ठीक है। तो आप जब एस इनिशियल से चलोगे, कोई भी पाथ लेके पहुंचो, आप हमेशा एस फाइनल एंट्रोपी पे ही पहुंचोगे। तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंटीग्रेशन से आपको हीट निकालनी पड़ रही है, तो आप एक काम करो, उसकी आइसोथर्मल की हीट निकालो। कि ये प्रोसेस जो आप 1 से 2 आइसोथर्मल पे आए, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो चीज बदल गई, पाथ चेंज हो चुका है। सर नई चीज बन गई, बिल्कुल बन गई, नया एक प्रोसेस बन गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि एंट्रोपी चेंज सेम आएगा, एंट्रोपी चेंज सेम आएगा। तो आप क्या करो, इस वाले तरीके के लिए आइसोथर्मल से जाके, आपको चाहे आइसोबारिक की चाहिए, आप आइसोथर्मल से 1 से 2 जाओ, ठीक है। आप आइसोथर्मल से 1 2 जाओ, उसकी हीट कैलकुलेट कर लो। उसके अंदर क्या है, आपका आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप टोटल हीट के अंदर एक बार में टेम्परेचर का डिवाइड करके डेल एस लिख सकते हो, Q बाई टी। तो हम किसी भी प्रोसेस की एंट्रोपी, उसके कोई भी चेंज आया किसी भी प्रोसेस से, उसके टोटल हीट चेंज के अंदर टेम्परेचर डिवाइड करके एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बार बार बदल रहा है, तो जितने भी टाइम के लिए, जितने भी हीट चेंज के लिए टेम्परेचर सेम था, उससे डिवाइड करो, फिर से आपका हीट चेंज नया आएगा, उसके अंदर जो टेम्परेचर उसका डिवाइड करो, फिर सबको जोड़ो। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा। आप इंटीग्रेशन करोगे, कोई जनरल टर्म लिखोगे, तो उसने कहा देखो स्टेट फंक्शन है, सीधे सीधे इसको आइसोथर्मल का कैलकुलेट करो और बराबर लिख दो, क्योंकि डेल एस आइसोथर्मल भी सेम आएगी, डेल एस आइसोबारिक भी सेम आएगी,
और सारों की सेम ही आएगी। अगर 1 से 2 में जा रहे हो तो इसी प्रोसेस से चले जाओ, एंट्रोपी चेंज आपका सेम आएगा। बोलो भाई, ये बात क्लियर कि डेल एस को रिवर्सिबल आइसोथर्मल से क्यों लिख रखा है, किसी भी प्रोसेस के लिए। यहाँ पे इसमें आपको लिखा दिख रहा है स्लाइड में, डेल एस इक्वल क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टी। बोलो जी, समझ आया ये? ये फॉर्मूला है, ये किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है, लेकिन आपको किस चीज के लिए बोला जा रहा है कि आप आइसोथर्मल से कैलकुलेट करो। तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि आइसोथर्मल से सर आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज आएगा, आइसोबारिक का क्यों आएगा। वही इसलिए किया गया कि स्टेट फंक्शन है, आइसोथर्मल का भी सेम होगा, आइसोबारिक का भी सेम होगा। शिवा में कह रहे हैं कि मेरे को समझ में आया, बाकी लोगों को क्या बाउंसर गया क्या? बताओ भाई, अगर बाउंसर गया फिर से पढ़ाते। सर टेम्परेचर चेंज करने वाला फिर से समझा दो, ये लो देखो नीचे की स्लाइड में समझ लो, फिर बेटा दूंगा इसको। नीचे की स्लाइड में जगह चाहिए ना। मान लो बेटा आप V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक जा रहे, ठीक है। आपकी ये क्या है, स्टेट 1, और ये क्या है V1, और ये मतलब V फाइनल, ताकि मैं V1 V2 लिखूं। ये क्या हो गई आपकी स्टेट फाइनल, फाइनल स्टेट, और ये आपकी इनिशियल स्टेट, ठीक है जी। बच्चे मान लो आपने एडियाबैटिक प्रोसेस यूज किया, उसकी तो हीट ही जीरो हो जाती है, एंट्रोपी जीरो होगी, फिर आगे कहोगे सर एडियाबैटिक से बता दें। आइसोबारिक की बात करो, मान लो आपने जब वॉल्यूम चेंज किया उस टाइम के ऊपर क्या है, आपका प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर से चल रहा था, तो आपने कहा ठीक है जी, मैंने कहा कि एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो आप क्या करो, हीट के अंदर टेम्परेचर का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि सर टोटल हीट निकली 10 जूल, ठीक है, 10 जूल टोटल हीट निकली। बेटा जब आपका आइसोबैरिक प्रोसेस चलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, पीवी इक्वल एनआरटी। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, टेम्परेचर भी तो चेंज कर रहा है। अब इस 10 के अंदर आप किस टी का डिवाइड करोगे, कौन से पॉइंट के, कौन से टाइम के टी का डिवाइड करोगे, तो आपका वो कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करा जाएगा। क्या कहेंगे कि आप जब वी इनिशियल से वी फाइनल जा रहे हो तो छोटे छोटे पार्ट्स में चलो, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, छोटे छोटे पार्ट्स में चलिए, V1 से V1 प्लस डीवी जाओ। कहते हैं इस टाइम के लिए ना टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस टाइम की हीट निकालो, कहे जी स्मॉल चेंज इन हीट आएगा dQ1, तो आप कहोगे कि इस वाले पार्ट के लिए एंट्रोपी चेंज DS1, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा, dQ1 डिवाइडेड बाय T1। फिर कहोगे कि V1 प्लस dV, अब ये क्या नई स्टेट आ गई, ये V2 बन गया होगा। अब आप V2 से फिर से आगे जाओगे V2 प्लस dV पे, फिर आपके पास क्या होगा, DS1 हीट आएगी, टेम्परेचर इस टाइम क्या चल रहा होगा, T2। जब आप V1 से V1 प्लस dV गए, उस टाइम के लिए आपका टेम्परेचर T1 था, कांस्टेंट था उस टाइम पीरियड के लिए, तो आपने उसका डिवाइड कर दिया उस टाइम की हीट में। जैसे ही आप V2 पे पहुंचे आपका टेम्परेचर बदल गया, V2 से V2 प्लस dV जाओगे तो नहीं टेम्परेचर बदल रहा, तब T2 रहेगा, वो छोटे से चेंज के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब क्या करोगे, इसका DS1 निकालने के लिए इसकी dQ2 निकाल लो, इस छोटे से चेंज के लिए हीट चेंज निकाल लो, तो DS2 क्या आ जाएगा बेटा मेरा, dQ2 बाई T2, ठीक है। अब कहोगे कि ऐसे ना इनफाइनाइट टुकड़े बन रहे होंगे, ठीक है जी, इनफाइनाइट टुकड़े बन रहे हैं, V इनिशियल से V फाइनल जाने में इनफाइनाइट टुकड़े बन रहे हैं, सही बात है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट DS1 DS2 DS3 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। डेल एस जो टोटल आएगा वो आएगा DS1 प्लस DS2 प्लस DS3, इनकी वैल्यूज क्या है, dQ1 बाई T1 dQ2 बाई T2 एंड सो ऑन। इनको ऐड कैसे करोगे, इंटीग्रेशन से। आप इतने सारे पार्ट्स सारे के थोड़ी काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट पार्ट्स है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत, आज करोगे तो 100 जन्म में जाके आप कैलकुलेट कर पाए एक प्रोसेस को, तो फिर क्या पढ़ के किया, तो आप इंटीग्रेशन यूज करोगे। तो कहते हैं इंटीग्रेशन यूज मत करो, ये कॉम्प्लेक्स है। जब एंट्रोपी एस इनिशियल से एस फाइनल, ये जो है आपका स्टेट फंक्शन है, आप चाहे आइसोबारिक से जाओ चाहे आइसोथर्मल से जाओ, इसकी वैल्यू सेम ही मिलनी है। तो आप ऐसे प्रोसेस से जाओ जिसके लिए आपका टेम्परेचर पूरे टाइम सेम रहता हो T। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, इसके अंदर पूरे टाइम एक सेम टेम्परेचर T रहेगा। आप क्या करो, पूरे के पूरे प्रोसेस की हीट निकाल लो, उसके अंदर T का डिवाइड कर दो,
तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टी। ये हर प्रोसेस के लिए, लेकिन आप कैलकुलेट किससे कर लेते हो, आइसोथर्मल से, ताकि आपकी इंटीग्रेशन बन जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर पता है अलग अलग सिचुएशंस आती है। आपको अगर क्वेश्चन में कह दिया आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, आपको आइसोबारिक प्रोसेस है और आपको आइसोथर्मल हीट कैलकुलेट करने के लिए कोई वैल्यूज नहीं दी। आइसोथर्मल हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इक्वल माइनस डब्ल्यू आता है, ठीक है, बता दूंगा कैसे आता है, थोड़ा आगे चलेंगे तो बता दूंगा। आइसोथर्मल हीट कैलकुलेट करने के लिए वर्क की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्क की कैलकुलेशन के लिए भी चीजें नहीं है, इसका मतलब आपको आइसोबारिक के लिए करनी पड़ेगी। तो हम आइसोबारिक का एक फॉर्मूला बना लेंगे। अभी के लिए एक बेसिक बात करी कि बेसिकली इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी प्रोसेस हो उसकी आइसोथर्मल हीट निकाल लो, जिस टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस चला है उस टेम्परेचर का डिवाइड कर दो, एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। बताइए निखिल, समझ में आया कि क्यों अलग अलग टी की बजाय एक टी को यूज करना चाहते हैं, आइसोथर्मल यूज करना चाहते हैं। यस सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, सीधी बात है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे, थर्मोडायनेमिक फंक्शन हो गए। स्टेट फंक्शन है, ये मैंने बोल दिया कि स्टेट फंक्शन होता है, आप 1 से 2 जाइए, चाहे किसी भी प्रोसेस से जाइए, आपका जो एंट्रोपीज की वैल्यू अगर एस इनिशियल चलो तो 2 के अंदर आपको एस फाइनल ही मिलेगी, वो चाहे आप किसी भी प्रोसेस से आए हो अलग नहीं मिलेगी। तो स्टेट फंक्शन है, ये इस बात पे मैटर नहीं करती कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। ठीक है भाई, ये बात हो गई। चलो जी, उसके बाद अगला क्या लिख रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है जी, एस क्या है, पूरे सिस्टम की एंट्रोपी, आपका सिस्टम कोई भी रैंडम हो सकता है। एस नोट है स्टैंडर्ड एंट्रोपी, आपको ना स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी जाएगी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, कि अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस उठा के लाओगे तो उसकी एंट्रोपी आपको 10 जूल पर केल्विन मिलेगी। तो आप कहोगे 1 मोल कितनी है, तो 10 की कितनी है, 100 जूल पर केल्विन हो जाएगी। तो ये जो 1 मोल की लिख रखी है ये तो बच्चे मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोल देंगे इसको। और अगर आप 10 लेके आ रहे हो तो आप एस नॉट को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एस नॉट और एस दो चीजें हो सकती है एंट्रोपी में, स्टैंडर्ड एंट्रोपी और एंट्रोपी। अच्छा एक बात और, यूनिट लिख रखी है यहाँ पे, यूनिट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर केल्विन पर मोल, ये जो है एस नॉट की यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, एस की क्या आएगी, जूल पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि एस नॉट के अंदर जब मोल का मल्टीप्लाई होता है तो ये किस में था, जूल पर केल्विन डॉट मोल, ये मोल एक दूसरे को मार देंगे आपके पास, तब एस मिलता है, तो ये एस किस में आएगा, जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट के अंदर क्या कर रखा है, जूल को कैलोरी से रिप्लेस कर रखा है, वो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कैलोरी पर केल्विन, और इसकी क्या हो जाएगी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने आपको बताया होगा पिछले रिवीजन क्लास में बताया, 25 किलो बर्फ उठा के ला रहे हो, ठीक है, और 2 किलो बर्फ उठा के ला रहे हो, दोनों का टेम्परेचर पूछो, कहेंगे हमारा टेम्परेचर सेम है। आप उससे कहोगे कि तुम्हारा तो यार अमाउंट अलग है, अमाउंट अलग है ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कितना है। अच्छा अच्छा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी भी अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता बेटा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अमाउंट से फर्क पड़ता है, आप जो 25 किलो बर्फ लेके आए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, आप जो 25 किलो बर्फ लेके आए उसके अंदर क्या केस होगा, 25 किलो बर्फ के केस के अंदर आपकी वॉल्यूम ज्यादा हो, 2 किलो लेके आए उसकी वॉल्यूम कम होगी, तो आप कहोगे भाई वॉल्यूम के साथ ऐसा क्यों किया, इसके अंदर तुम चेंज कर रहे हो अमाउंट के हिसाब से। कहता वॉल्यूम जो है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ना वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अमाउंट से फर्क पड़ता है, तो अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछोगे ना अलग अलग अमाउंट के लिए तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, अगर 25 किलो बर्फ लेके आओगे तो उसकी एंट्रोपी अलग मिलेगी, 2 किलो लेके आओगे तो उसकी एंट्रोपी अलग मिलेगी। कह रहे स्केल्स विद साइज और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा आपकी एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिस्टम का अमाउंट बोल लो साइज बोल लो, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई शंका है तो बताएं।
ओके, आगे चल। एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं सर आप? हाँ सर अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो अमाउंट से फर्क पड़ेगा ना? हाँ हाँ, एंड एक्सटेंसिव को पड़ेगा ना। अरे ये रिजल्ट में चल गया, डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है जी। और बोलो, चले आगे। एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन यस करना सर। चाहते हैं, अब ये चीज मिटाए तो। एंट्रोपी चेंज को मैंने क्या बोल दिया, हीट निकाल लो, टी से डिवाइड कर दो, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो आ गया सिस्टम का चेंज। जिस चीज को आप देख रहे हो, इसकी हीट गायब हुई या इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई, इस टेम्परेचर पे हुई, एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। अगर मैं पूरी यूनिवर्स की बात करना चाहूँ, डेल एस यूनिवर्स, इसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? इसके एंट्रोपी में बच्चे चेंज आएगा जो आपके सिस्टम में चेंज आया, उसके अंदर सराउंडिंग का चेंज जोड़ दो, डेल एस सराउंडिंग। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे यूनिवर्स को, या फिर इसको टोटल बोल देते हैं। डेल एस टोटल क्या है ये कैलकुलेट कर ले। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लो। मान लो मेरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्यू हीट रिलीज कर देता है, ठीक है। जब क्यू हीट रिलीज करेगा, सिस्टम के बारे में लिखते हैं कि सिस्टम जो है रिलीज क्यू हीट, ठीक है। सिस्टम ने जो है अपनी हीट रिलीज कर दी क्यू। सिस्टम ने जैसे क्यू हीट रिलीज करी, हम लिखेंगे कि क्योंकि हीट रिलीज हुई माइनस क्यू वैल्यू आएगी हीट चेंज, ठीक है। हीट रिलीज के केस के अंदर माइनस क्यू वैल्यू आएगी। अब बोलो एनर्जी जो है सिस्टम से निकली हीट एनर्जी क्यू, क्यू अमाउंट में निकली, माइनस तो क्यों आया क्योंकि रिलीज हुई है, ये कहा जाएगी। सर आप थोड़ा धीरे बोले, मतलब आवाज में धीरे बोलूं कि स्पीड में धीरे बोलूं? हाँ जी लक्ष्मी बताओ, आवाज में धीरे बोलूं कि स्पीड में? स्पीड में धीरे बोल लूं, अच्छा ठीक है, चलो कोशिश करते। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ पहले, कुछ सोच सोच के बोल रहा हूँ क्या होएगा। चलो, सिस्टम के लिए जो है धीरे बोलना है कि धीरे बोल रहा हूँ, क्लियरली बता दो एक बार, ताकि ठीक कर ले। धीरे तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तेज बोलूंगा समझ ना आए। चलो नॉर्मल स्पीड पे बोल लेता हूँ। सिस्टम के अंदर से धीरे बोले ना, ठीक है। सिस्टम के अंदर से अगर मेरी हीट रिलीज होएगी तो माइनस आएगा उसका साइन। अब जो ये हीट मेरी रिलीज हुई, ये कहाँ गई बच्चे? अगर मेरे सिस्टम से कोई एनर्जी गायब हुई है तो उसके बाहर जो भी चीज है उस सबको मैंने सराउंडिंग कह दिया। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो क्यू हीट अगर निकली है तो सराउंडिंग ने क्यू हीट एब्जॉर्ब करी होगी। सराउंडिंग के पास क्या आया? सराउंडिंग, सराउंडिंग बच्चे एब्जॉर्ब हीट। सराउंडिंग जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अमाउंट कितनी है? क्यू, क्योंकि एब्जॉर्ब किया तो साइन क्या हो गया? प्लस, साइन हो गया प्लस। अब देखो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर T1 था तो उसने T1 टेम्परेचर के ऊपर हीट रिलीज करी, उसके लिए क्या हो गया? टेम्परेचर लिख दिया T1। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 था तो उसने T2 टेम्परेचर के ऊपर हीट एब्जॉर्ब करी। अब हम इन दोनों का एंट्रोपी चेंज लिख सकते हैं। अगर इतनी बातें हो गई हमारी, हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल एस सिस्टम क्या आ जाएगा? माइनस क्यू, उसका टेम्परेचर क्या था? T1। डेल एस सराउंडिंग क्या लिख सकते हैं? डेल एस सराउंडिंग लिख सकते हैं बच्चों Q बाई T2, क्योंकि डेल एस का क्या फॉर्मूला होता है? Q बाई T, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर T पे निकल रहा है, तो हमने लिख लिया, ठीक है। इन दोनों का चेंज जो है मैं जोड़ दूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, सिस्टम का चेंज निकालोगे, सराउंडिंग का चेंज निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, ये करना है, ठीक है। कहीं पे अगर आपका सिस्टम का चेंज निकालने के लिए आपको भारी भरकम फॉर्मूला निकालना पड़ रहा है तो आपको भारी भरकम फॉर्मूले से निकालेंगे और सराउंडिंग का भी भारी भरकम से निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जिसके अंदर आपकी हीट रिलीज हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ताकि मेरे को इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये सब लफड़ा ना बोलना पड़े बेसिकली, क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। हमने बेसिक तरीके से बता दिया कि इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास एंट्रोपी चेंज आ जाएगा आपकी यूनिवर्स का, या टोटल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाई T2। बोलो जी, ऐसे करना है हर बार। सिस्टम और सराउंडिंग का अलग से कैलकुलेट करोगे
एक केस भी मैंने करके बता दिया कि आइसोथर्मल के अंदर क्यू ही हीट निकलेगी। वो क्यू हीट कितनी निकलेगी हो सकता है आपको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़े, या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इतनी इतनी हीट रिलीज हो रही है। अगर क्वेश्चन सर में इस नहीं पे दे एक रहा तो आप न्यूमेरिकल उसको करवा दो। इसका न्यूमेरिकल करा दो पहले। यस सर। फॉर्म देखो, ये तो मैंने बोल दिया कि आइसोथर्मल की हीट निकाल लो। आइसोथर्मल की हीट कैसे निकालते हैं वो तो पढ़े पहले। जब आइसोथर्मल की एंट्रोपी चेंज बताऊंगा तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, आपने कहा कि एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल के केस के अंदर हीट निकाल लो। अभी हीट निकालनी पहले आपने सीखी होगी, पहले सीखी होगी कि हीट निकालनी है तो डेल यू इक्वल हीट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू लिखो। क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ से हीट की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। डेल यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल टी, टी इक्वल कॉन्स्टेंट डेल टी इक्वल 0। ये डेल यू मर जाएगा तो यहाँ से क्यू की क्या वैल्यू आती है माइनस डब्ल्यू। आइसोथर्मल वर्क के ऊपर आप माइनस लगा दो। ये वर्क कहाँ से कैलकुलेट करोगे, माइनस NRT ln V2 बाय V1। ये क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपके पास ये वर्क आ गया, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 20 जूल, तो क्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 20 जूल, तो आपके पास क्यू कितना आ जाएगा 20 जूल। 20 जूल। ठीक है, बिल्कुल ये आ गया। अब आप हीट निकाल गए। अब देखो हीट आपकी कहाँ से निकली है, आपने वर्क का फॉर्मूला लगाया, वो मैंने मान लिया कि आपका माइनस 20 जूल है। अगर क्वेश्चन दूंगा तो आपको वर्क भी निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो अभी तो बेसिक इतनी सी बात करें कि हीट होगी आपके पास, कहाँ से होगी वो धीरे धीरे सीखेंगे। जब सीख लेंगे तब फिर पूरे का एक न्यूमेरिकल बनेगा। अभी तो कई टुकड़ों में चीजें सीखेंगे तब जाके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे भाई। न्यूमेरिकल करा दूंगा, न्यूमेरिकल की कोई कमी नहीं है। न्यूमेरिकल क्या है, इतने सारे डले हुए हैं आगे, देख लो न्यूमेरिकल अगर कोई। देखो मान लो ऐसे कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इसके अंदर जो जो चीजें हैं, अगर आपको डेल एच पहले एंथैल्पी पढ़ा रखा होगा जिनसे भी आप पढ़ के आए, अब इन चीजों को थोड़ा सा याद करेंगे। वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सपेंशन में नेगेटिव बेटा, कंप्रेशन में पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल कई तरीके के मिल जाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स तो डले हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसके लिए बताओ एंट्रोपी चेंज होएगा नहीं होएगा, ये रहा पूरा का पूरा। अब इसके अंदर क्या कह रखा है कि आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बता रखा है, आइसोथर्मल आपका एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ठीक है, कह रहा वॉल्यूम चेंज हो रही है इतनी इतनी, तो आप यहाँ से पहले वर्क निकालोगे माइनस NRT ln V2 बाई V1 से। ठीक है, ये वर्क आ गया, वर्क का जो माइनस कर दोगे हीट आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रखा है 27 डिग्री आपका टेम्परेचर है, तब आप लिख सकते हो डेल एस इक्वल क्यू बटे 27 डिग्री मतलब 300 कैलोरी। ठीक है, आप ये सॉल्व कर लो। चलो चलें वापिस जहां पे बातें चल रही, स्टेप्स में चलते हैं, आगे नहीं चले। अच्छा बेटा, वर्क डन एक्सपेंशन का आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो चले जी आगे, बताओ यस या सर। और कोई यस डाउट सर। शंका है। चलिए, ये कह रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आपकी फिजिकल कंडीशन ऑफ सिस्टम की जैसे चेंजेस आते हैं। फिजिकल कंडीशन किससे डिफाइन होती है, प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, स्टेट से। इनके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो एंट्रोपी के अंदर क्या चेंज आएगा ये समझना है। अगर बच्चों पहला केस है, आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, V इक्वल कांस्टेंट, PV इक्वल NRT के अंदर आपका ये भाई साहब हो गए कांस्टेंट, और कहता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा आपके मॉलिक्यूल्स और तेज तेज चलने लग जाएंगे। ठीक है, प्रेशर इसी वजह से बढ़ता है, आपके मॉलिक्यूल्स तेज तेज चलने लग जाते हैं, तो जब वो कोलिजन करते हैं आपके कंटेनर से तो ज्यादा तेज टक्कर मारते हैं। प्रेशर किससे डिफाइन होता है, कोलिजन के अंदर जितना आपका मोमेंटम इम्पार्ट होगा, जितनी ताकत से आपका कोलिजन होगा उतना अच्छा आपका प्रेशर मिलेगा आपको। यानी सर प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टक्करें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ा है तो वेलोसिटी बढ़ी है, अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो सब लोगों का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स और अलग अलग वेलोसिटीज पे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई कहीं घूमने लग जाएगा और तेज स्पीड से वो अपने पाथ चेंज करेंगे। ऐसा जब भी होएगा आपका डिसऑर्डर बढ़ गया। आपका पहले कम टेम्परेचर पर थोड़ा ज्यादा ऑर्डर था, आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपका ऑर्डर डिसऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर अलग अलग वेलोसिटीज से भागने लग गए। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अपने पाथ चेंज करने लगे, पैटर्न जो आपका और डिस्ट्रॉय हो गया।
जैसे ही पैटर्न डिस्ट्रॉय होता है एंट्रोपी बढ़ जाती है। पैटर्न आएगा किसी चीज के अंदर, डिसिप्लिन आएगा तो एंट्रोपी घटेगी, और अगर आपका पैटर्न जाएगा, डिसिप्लिन जाएगा, तो आपके एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न गायब हुआ तो उस केस के अंदर हमारा क्या आना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। तो पैटर्न गायब कब होएगा, जब आपका प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट के ऊपर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ा तो हमारा पैटर्न गायब हो जाएगा। पैटर्न जैसे ही गायब हुआ एंट्रोपी बढ़ जाएगा। इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, एस फाइनल ज्यादा होगा एस इनिशियल से। ठीक है जी, एस फाइनल ज्यादा होगा एस इनिशियल से, क्योंकि हमारा एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो डेल एस क्या होता है, डेल एस होता है भाई एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो अगर फाइनल मेरा बड़ा है तो डेल एस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर लिख रखा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल एस सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ा के डेल एस को पॉजिटिव लिख दिया। चलो दूसरा केस किसका बच्चों, वॉल्यूम एक्सपेंड होने का। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो है आपका बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, अब बढ़ा हुआ तो लग नहीं रहा है डब्बा, लेकिन मान लो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो बच्चे आपके मॉलिक्यूल्स को और दूर दूर तक फैल के डिसिप्लिन करने का मौका मिल गया। वो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको पोजीशन चेंज करने के लिए और जगह मिल गई। इसका मतलब इससे भी आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा होगा। तो जब जब वॉल्यूम बढ़ती है तब भी आपका एंट्रोपी बढ़ रहा होता है। तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, फिर से आपकी पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू डेल एस की। ठीक है जी, वॉल्यूम चेंज के केस के अंदर आपका एंट्रोपी बढ़ता है, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। फेज चेंज की बात करें कि फेज चेंज होगा तो क्या होगा, फेज चेंज के अंदर क्या बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स अपना एक डिसिप्लिन्ड पैटर्न रखते हैं, डिसिप्लिन्ड पोजीशन आपकी उनकी रहती है। इस जगह पे रहेगा ये मॉलिक्यूल, ये इस जगह पे रहेगा। अगर मूवमेंट भी करेगा तो बिल्कुल पैटर्न से करेगा, थोड़ा सा जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा, ऐसी चीजें होती है। गैस की बात करो, क्या हमारा कोई दिन धर्म नहीं, हमारी कोई पोजीशन फिक्स नहीं, हम कभी कहीं पे भी पहुंच जाए। हम अगर लेफ्ट को 15 मीटर सरक रहे हैं तो हम राइट को 500 मीटर भी सरक सकते हैं, जितनी जगह जहां तक हमको मिलेगी कोलिजन होने से पहले। तो गैस के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता। तो बच्चों गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो है थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाता है तो उसकी एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा मिलेगी, गैस से कम मिलेगी। यही लिख रखा है सॉलिड लिक्विड गैस का एंट्रोपी का ऑर्डर यहाँ पे ग्रीन रंग के डब्बे में लिख रखा है। अब यहाँ पे एक और बात है भाई साहब, यहाँ पे ना डबल ये दिखा रखे हैं। क्या जी ये क्यों, इसका मतलब है बच्चे जब आप सॉलिड से लिक्विड गए ना, उसने कहा कि चलो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे ही आप लिक्विड से सॉलिड जाओगे ना, एंट्रोपी अचानक से बहुत तेज बढ़ती है। तो इसने डबल जब ऐसे साइंस आते हैं इसका कहता है मोर एंड मोर। ठीक है, मोर एंड मोर यानी बहुत ज्यादा चेंज है इन दोनों के बीच में। तो सब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो आपका एंट्रोपी बहुत तेज बढ़ता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो उसके इसके अंदर डबल ये दिखा रखे हैं। आगे ऐसे नहीं लिखेंगे, आगे सिंपल ऑर्डर लिखेंगे एस लेस देन दिस। यहाँ पे इसलिए लिख रखा है ताकि आपको पता रहे कि बहुत तेज चेंज आता है एंट्रोपी में जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो। ठीक है, बताओ भाई क्लियर? अगर क्लियर है जल्दी से फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम पे टाइम रहे, एक दो क्वेश्चन भी कर ले। चलो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है बच्चों आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज का। ठीक है, ऐसे एक डेल ऐसा है, इसके 5-6 फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बेसिक हो गया Q बाई टी। ठीक है, अभी इसका आ जाएगा आइडियल गैस का ये बड़ा सा। ठीक है, आइडियल गैस का बड़ा सा आ जाएगा। उसके बाद क्या कहेगा, आइडियल गैस का आइसोथर्मल का अलग से निकाल लो, आइसोबारिक का अलग से निकाल लो। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, कुछ को हम डिराइव करेंगे, कुछ को सीधा रट लेंगे। ठीक है जी, जिनका डेरिवेशन भारी भरकम में किसी काम का नहीं। बोर्ड में तो देखो किसी का भी डेरिवेशन आपके पास आने वाला है, बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, तो वहां पे डेरिवेशन काम का नहीं है। और कंपटीशन वालों को तो वैसे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है न्यूमेरिकल, ठीक है कर दो, चाहे तुक्का मार दो, सही आंसर आना चाहिए उनके पास। तो उनको भी डेरिवेशन से मतलब नहीं है, भारी भरकम डेरिवेशन से मतलब नहीं होता। बोर्ड वाले पूछते हैं हल्के फुल्के डेरिवेशन, तो जहाँ पे इजी डेरिवेशन होते हैं वहां पे डेरिवेशन कर लेंगे। अगर किसी का डेरिवेशन ही 1.5 पेज का है तो बोर्ड वाले नहीं पूछने वाले, 11th में तो बिल्कुल नहीं पूछने वाले। 12th के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के होते हैं उसके अंदर फिर भी करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछते, एंट्रोपी का कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा कि डेल एस कैसे है। फिर भी जो छोटे छोटे डेरिवेशन है वो हम कर लेते हैं, जो समझ सकते हैं। चलिए ये करते हैं, आइडियल गैस का डेरिवेशन हम करते हैं कि एंट्रोपी चेंज का क्या आएगा। बच्चों सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
वो क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रखा है वो है आपका 2 स्टेप आगे। अभी ये 2 स्टेप बताऊंगा क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। अब डी डब्ल्यू बोलो क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है बच्चों माइनस पी डी वी, ठीक है जी। डी डब्ल्यू होता है मेरा माइनस पी डी वी, यहाँ लिख दो डी क्यू माइनस पी डी वी। और बच्चों मेरा डी यू क्या होता है, डी यू को इस तरफ लेके आऊंगा। एक काम करते हैं, ये देखो, ये जो पीडीवी दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास एक टर्म क्या बनेगी, डी यू प्लस पीडीवी। और डी क्यू राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी क्यू को अब लेफ्ट पे लिख रहा हूँ और डी यू प्लस पीडीवी मिलेगा उसको राइट पे लिख रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, अरेंज कर दिया, रीअरेंज। डी क्यू इक्वल डी यू प्लस पीडी। यहां से आपका यहाँ पे साइड में जो लिख रखा है ये शुरू हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कि डी यू प्लस पी डी वी इक्वल डी क्यू। क्या करो, इसके अंदर पूरे के अंदर टी का डिवाइड कर दो, इसमें भी टी का डिवाइड, इसमें भी टी का डिवाइड। क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई टी। मैंने बोला होगा कि यही तो आपका डीएस होता है, जब ऊपर ऐसे समझा रहा था कि डीएस वन क्या लिखोगे, डी क्यू वन बाई टी, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मेरे को, डीएस। उसके बाद क्या बना बच्चों, डी यू बाई टी, फिर क्या बना, पी डी वी बाई टी। बच्चों डी यू जो होता है मेरा, उसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा, अब नीचे चेंज करता जा रहा हूँ, एक एक करके स्टेप्स में लिख देता हूँ। डीएस बन गया ये, तो ये क्या बनेगा, एन सी वी डी टी बाई टी, ठीक है जी। पी बाई टी की वैल्यू उठाओ, आइडियल गैस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो ना, आइडियल गैस इक्वेशन से उठा लो। पी बाई टी क्या हो जाएगा भाई, एन आर बाई वी, ठीक है जी। पी बाई टी की वैल्यू क्या होगी, एन आर बाई वी, ठीक है जी। ये हो गया आपका एन आर बाई वी। ओके, यहाँ पे पी बाई टी की वैल्यू रख दो, कहाँ पे रख दो, ये जो है इसको रख दो एन आर बाई वी। इसको जैसे ही आप एन आर बाई वी लिखोगे क्या बन जाएगा, एन आर डी वी डिवाइडेड बाय वी। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल देना भाई, रोक देना, रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ तक डाउट हो तो बता देना भाई, रुक जाएंगे। चलो, अगर मेरे को, अब अपने को तो क्या चाहिए, डीएस थोड़ी चाहिए, अपने को डेल एस चाहिए होता है, पूरा चेंज चाहिए। कोई प्रोसेस होएगा 1 से 2 स्टेट में आएगा तो बड़ा चेंज आ रहा होगा, डीएस तो बहुत स्मॉल चेंज होता है। तो अपने को क्या चाहिए, डेल एस। कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। छोटा सा डीएस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पूरे के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन कर दो, ये लो 3 सांप लगा दिए, प्लस के बाद में लगा दो, ये 3 सांप लगा। वैल्यूज बोलो, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों, डेल एस आ जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी ये टर्म क्या आ जाएगी, डेल एस। एनसीवी बच्चों कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का। देखो नीचे लिख के बताता हूँ कि एनसीवी डी टी बाई टी, ये वाला इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, T1 से T2। अगर लिमिट ना लिख रखी है ना किसी चीज के अंदर, तो D के साथ क्या लिख रखा है, T लिख रखा है। तो T की जो इनिशियल वैल्यू है, मान लो T1 है, और जो फाइनल वैल्यू है T2, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, और जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो T1 T2 इसकी लिमिट लिख दी। अब क्या होएगा, अब एक फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, x1 से x2, इसका आंसर आता है बच्चों ln x2 बाई x1, ठीक है। आप कंपेयर करोगे अपने वाली चीज से, आपको क्या चाहिए, dt बाई टी, t1 से t2, तो लिख दो ln t2 बाई t1। यानी dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln t2 बाई t1। इसके बाहर क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन के बाहर ncv, अपने पास ये आंसर आ जाएगा ln t2 बाई t1। इतना हो गया। आगे क्या करना है, एन आर कॉन्स्टेंट, जैसे डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी टू बाई टी वन, ऐसे ही हमारे ये वाला डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन दे देगा एल एन वी टू बाई वी वन। ये लो साहब पहुंच गए, ये हम पहुंच गए फाइनल फार्मूले पे। ये क्या है, आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस एंड एनी प्रोसेस, ठीक है। ये लिख दिया, ठीक है। यहां तक डाउट है तो बोलो भाई, यहां तक अगर किसी भी बालक को डाउट है तो बताएं।
44 पे ए क्लियर आ। चलो आगे चले। अब देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है आपके V2 और V1। लास्ट लाइन के अंदर बेटा इंटीग्रेशन क्या है ना, बार बार dt बाई टी का इंटीग्रेशन T1 से T2 क्या लिख सकता हूँ ln T2 बाई T1। तो हमारे पास क्या टर्म थी, पहली टर्म थी इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी T1 से T2 तक। इसका क्या आंसर आ जाएगा NC ln T2 बाई T1। ऐसे ही dv बाई v का इंटीग्रेशन कर दिया ln V2 बाई V1 लिख दिया, उसके बाहर क्या था nr था, तो ऐसे कैसे लिख दिया, वो वाली टर्म आ गई, फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया। अब कहता है आपके क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, आपको CV दे देगा, T1 T2 दे देगा, ln का वैल्यू -2.303 लॉग होगा। ठीक है, -2.303 इंटू लॉग। ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, लिख देगा कि T2 ये है, T1 ये है, CV ये है, V2 ये है और V1 ये है। ये फॉर्मूला लगाओगे, डेल एस मिलकर खेला खत्म, कुछ नहीं सोचना कौन सा प्रोसेस था। आइडियल गैस लिख देगा, आइडियल गैस है, उसके ये वैल्यूज है T2 V1 इन सबके। ठीक है जी। अगर कह दे कि ना CP ले लो, T2 T1 ले लो और P1 P2 ले लो, तुम कहोगे यार हमारे फॉर्मूले के अंदर तो ये सब चीजें नहीं लगती, इससे तो नहीं निकाल सकता। तो एक फॉर्मूला इन चीजों के टर्म्स में भी होता है, जब प्रेशर के टर्म्स में आपको निकालना हो ये फॉर्मूला, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा है, इसी के अंदर चेंज किया जाता है। V2 के अंदर NR बाई टी ऐसे करके लिखा जाएगा, 2-3 टर्म और क्रिएट होंगी, बवाल बनेगा। वो बवाल नहीं छेड़ रहा कि 4 टर्म की हम डेरिवेशन करें, सीधा लिख रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। प्रेशर की टर्म्स में अगर आपको लिखना हो तो NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2। ये फॉर्मूला हो गया आपका प्रेशर के टर्म्स में। ये लोग प्रेशर के टर्म्स में डेल एस लिख दिया, प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला। ठीक है, जो वैल्यूज दे रखे हो क्वेश्चन में यूज कर लेना, फॉर्मूला लगाना। अगर प्रेशर से दे रखा हो तो ये वाला, अगर वॉल्यूम से दे रखा हो तो ऊपर वाला। चले जी आगे, इतना हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो आपके ना अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोल रखा कि कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो आप क्या करोगे, आपका जो भारी भरकम फॉर्मूला है ये यूज करोगे, उसके अंदर इस फॉर्मूला को चाहता हुआ कि आप यही फॉर्मूला यूज करो, तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज देगा। अगर वो ऐसा लिख दे कि आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, आइसोथर्मल का फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, NR ln V2 बाई V1। ठीक है, वो आपको जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ V2 और V1 की वैल्यू देगा, आप कहोगे यार ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, मेरे को टेम्परेचर वगैरह चाहिए, तो क्या कहेगा आइसोथर्मल बोल दो, कहेगा आइसोथर्मल है प्रोसेस, अब V2 और V1 से निकाल लो। तो उस केस के अंदर आपको आइसोथर्मल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम अलग अलग प्रोसेस का फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से हम चीजें कर लेंगे। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं और फिर सीधा इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन का डेरिवेशन अगर हमें करना है, इस वाले सवाल का डेरिवेशन करना है कि डेल एस की क्या वैल्यू आएगी अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लिखना शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो मेरे को चाहिए क्या, डेल एस चाहिए, क्या होता है क्यू आइसोथर्मल रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। ठीक है, अगर क्यू मिल जाए तो क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर दे रखा होगा, ये जो भी इंटीग्रेशन हमारा आगे बढ़ जाए। क्यू ढूंढने चलते हैं, क्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डेल यू की वैल्यू लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू, अभी ऊपर करके दिखाया ना ऐसा ही, जब डेल यू एन सी वी डेल टी होता है और डेल टी की वैल्यू 0 है तो हमारे, क्योंकि यहाँ पे टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, डेल टी इक्वल 0। ठीक है जी, ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली चीज मेरी 0 है, डेल टी मेरा 0 जैसे ही हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टी मेरा 0 है, यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, मेरा डेल यू को भी ना अब मैं 0 लिख दूंगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बचेगा बच्चों Q इक्वल माइनस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, डब्ल्यू की वैल्यू होती है आइसोथर्मल केस के अंदर फॉर्मूला आता है NR TLN V2 बाई V1। ठीक है, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, माइनस डब्ल्यू होएगा सर, इसके सामने एक और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, NRT LN V2 बाई V1। ठीक है, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई, यही मेरा क्यू है, इसके अंदर अगर मैं टी का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल एस। ये लो जी,
डेल एस इक्वल क्यू क्या आ गया, क्यू है जी माइनस डब्लू ये रहा, ये मेरा माइनस डब्लू रहा, ये वैल्यू रख दो एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। क्या फॉर्मूला था, डेल एस इक्वल क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू रख दी, टी का डिवाइड कर दो, टी ने टी को मार दिया, डेल एस की क्या वैल्यू आ गई, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। बोलो भाई समझ आया, फार्मूला आ गया, ऊपर भी यही लिख रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लो इस पे। डाउट है तो बोल दो, वरना क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चंस बहुत है यार, सारे डिस्कस ना हो ना, शीट आती है ग्रुप के ऊपर, थोड़ी सी लेट चल रही है अभी, मेरे को सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्लासेस से निकल के, बहुत चीजों के लेट हो जाती है। इस वीक का टाइम दो, टाइम टू टाइम आया करे, क्लास खत्म करते ही 5-10 मिनट में शीट भेज दिया करो। तो अभी के लिए इतना है, शीट लेट आती, शीट आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करो, डीबीपी से क्वेश्चन सॉल्व करो, ना समझ में आए मेरे से मैसेज करके सॉल्यूशन पूछ लिया करो, ठीक है। अगर मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर पाता, बाकी कई क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, शीट्स के अंदर कई जगह आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे क्वेश्चंस के, सॉल्यूशन देख के समझ लो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं क्लास में डिस्कस किए, सॉल्यूशन देख के समझ लो, फिर भी ना आए तो मुझसे मैसेज करके पूछ लो, मैं समझा दूँ, ठीक है। कोशिश ये रहेगी, जब हम तेज हो जाएंगे ना, जब हम स्पीड में तेज हो जाएंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे क्लास में डिस्कस कर लें। अभी के लिए जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा डले हुए हैं आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, और ना समझ में आए तो पूछ लो। ये क्वेश्चन करो आपकी जो स्क्रीन पे अभी अभी इसका फार्मूला पड़ा है, उत्तर निकाल लो बस। हाँ भाई, कोई आंसर तो बता दो यार, ऑप्शन भी लिख रखे हैं उसके ऊपर, थोड़ा बहुत लिख रखा तो किसी समझ ना आ रहा हो तो मिटा देता हूँ पीला रंग। बोलो जी, सी आंसर नहीं है, मैंने कर लिया है क्वेश्चन एक दिन, सी तो नहीं है भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, ढंग से देख, लॉग और एलएन की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या क्या आपको। निखिल कुमार आंसर बता के लीव का है कर, सी फिर से वापस है क्या निखिल, 38.22 बिल्कुल सही उत्तर। 7:55 तक का टाइम है भाई, अगर हो जाए 7:55 2 मिनट में हो जाएगा, अदरवाइज आपको समझने की आवश्यकता कि कैसे होगा। डी ठीक है, सन्नी कौशिक सन्नी चौरसिया दोनों ने आंसर बता दिया। चलो, कैक्शा, कैक्शा तो मेरे से पढ़ते थे पहले, कैक्शा मेरे से पढ़ते थे, कोई और कैक्शा है तो पता नहीं, हाँ कैक्शा मेरे से पढ़ते थे बिल्कुल, ठीक है भाई, डी आंसर। अभी ये ग्रुप वगैरह सफल हो रहे हैं, सारे बच्चे याद नहीं रहते, लेकिन हाँ कुछ कुछ याद रह जाते हैं। हम जब नए 1-2 हफ्ते में सब बच्चे याद हो जाएंगे मेरे को ग्रुप में, कौन सी क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, तो मैं तो पकड़ भी लिया करूंगा क्लास में, ऐसे तब फोन घुमा दूंगा, दिखाई नहीं आए भाई। चलिए 1 मिनट और है, डी 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 ठीक,
कोई इसलिए तो डी नहीं बता रहा ना क्योंकि मैंने बता दिया कि 38.22 सही है। सर अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस तो लगती है ऑब्वियसली, अटेंडेंस पे इनाम भी मिलता है। जिसका 100% अटेंडेंस होएगा उसको इनाम मिलना शुरू हो जाया करेगा। अभी अटेंडेंस वगैरह के सिस्टम थोड़े से अप डाउन है, तो अभी नहीं है ये मामला लागू, लेकिन हमें सब कुछ पता चलता रहता है किसने क्या क्लास ली है। सबसे पहले तो मैं मैनुअली 2 हफ्ते में आप लोगों को जान जाऊंगा तो मुझे मैनुअली पता रहेगा, और अगर मुझे मैनुअली नहीं पता चल रहा तो ये रिकॉर्ड भी होता है कि किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, तो इसकी एक शीट भी बनती है, वहां से भी हमें हर बच्चे की कितनी क्लास है, किस दिन ली, कितनी देर रुका, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अभी ये शफलिंग की वजह से जो समय नहीं है इसलिए हम इतने जागरूक नहीं हो पाए कि हर एक चीज को नोट कर पाए, देख पाए वहां पे शीट वगैरह, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर मान के चलो हर चीज के ऊपर हमारी नजर रहा करेगी। किसके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी देख सकते हैं। नंबर के ऊपर भी अवंती आपको जो बढ़िया नंबर लेके आएगा उनको प्राइज देती है अवंती, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करती है कि अगर अच्छे नंबर आते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, जो भी मतलब जिस भी लेवल का, जितने भी टाइम के लिए। अब कोई पूरी साल का परफॉर्मेंस फाइनल टेस्ट है उसके अंदर जो बढ़िया नंबर 55 हो गया, उत्तर बताएं तो यार तुम तो पहले ही बता चुके हो, तुम क्यों दिक्कत ले रहे, मैं बता रहा था, बता दूंगा उत्तर तो 2 मिनट का है, उत्तर में क्या करना है। तो अगर आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे मन लगा के टेस्ट दिया करो, ठीक है। टेक्निकल इश्यू वगैरह आते हैं मेरे को भेज दिया करो, ठीक है, आपके ग्रुप में भी लिखा जाता है, आपके सारे एडमिन्स के पास भेज दे, सर मेरा टेस्ट हो ही नहीं रहा। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो नंबर कहाँ से आएंगे, फिर इनाम कैसे मिलेगा। तो इनाम मतलब इनाम का ऐसा कोई लालच नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई पूरी साल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई मेहनत से पढ़ रहा है तो फिर उसका इनाम बनता है हमारी तरफ से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई उसने इतनी मेहनत करी है तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है मेरे बच्चे, एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व, डेल एस पूछ रहा है, ये लो। इन आइसोथर्मल देख लिया कि आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, ठीक है जी, इसी का फार्मूला पढ़ा था रिवर्सिबल का। कहते हैं जी एक्सपेंशन के लिए, अब उस फार्मूले के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला ना एक्सपेंशन एक कंप्रेशन, यानी कि वो फार्मूला दोनों चीजों के लिए, ठीक है। कहता है जी 2 मोल गैस, 2 मोल गैस, वॉल्यूम 10 से 100 हो गई, यानी V1 कितनी है 10 डीएम क्यूब, V2 कितनी है भाई साहब 100 डीएम क्यूब, ठीक है जी। V1 हो गया, V2 हो गया। अब क्या करो, टेम्परेचर लिख रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस थोड़ा सा छोटा गया है लेकिन बड़े में मैं लिख दिया। केल्विन में करा करो भाई टेम्परेचर को, हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना होता है, याद रहे। केमिस्ट्री के अंदर जहां कहीं ऐसे मेंशन्ड ना हो जिस फॉर्मूले के अंदर बताएंगे या डिग्री सेल्सियस चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं बोला गया तो आप टेम्परेचर केल्विन में लोगे और ये आपको हर क्वेश्चन में झोल मिलेगा। एग्जामिनर हमेशा आपको डिग्री सेल्सियस में देगा कि आप केल्विन में कन्वर्ट करना भूलो और क्वेश्चन हो गलत। एक ऑप्शन भी देगा जो आपका डिग्री सेल्सियस से सॉल्व करने से जो आंसर आना चाहिए ना वो ऑप्शन भी देगा और ए पे देगा, ताकि आप जल्दी से गलती करो। ए ऑप्शन देखो कि अरे वाह जल्दी क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। तो हमेशा केल्विन के अंदर टेम्परेचर कन्वर्ट करो। अब बताओ फार्मूला लगा देता हूँ, डेल एस इक्वल क्यू बाई टी, ये लगा दो। सर ना क्यू है टी तो है, क्यू कहाँ से लाऊंगा, इसीलिए तो डेरिवेशन किया था। क्यू को चाहो तो अभी घिसना शुरू करो, क्यू को माइनस डब्ल्यू लिखो, माइनस डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू को लेके आओ, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, फिर क्यू उठा के लाओ। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आइसोथर्मल के लिए सीधा पूछेगा, इसके लिए फार्मूला रटा था। फार्मूला क्या अपने पास, डेल एस, अच्छा वो एक फार्मूला लिखा था ना, डेल एस इक्वल एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, इससे भी आ जाएगा, ठीक है, इससे भी आ जाएगा। इससे कैसे आएगा, इसके अंदर T2 और T1 सेम टेम्परेचर है, ln क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ln1 0 होता है, ये मर जाएगा। आप देखोगे जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं ना उसके अंदर सिर्फ एक ये टर्म बचती है। तो हमारा फॉर्मूला डेल एस इक्वल एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, इसके अंदर क्या करो, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 8.314, ln में क्या बनेगा V2 100 डिवाइडेड बाय 10। इस चैप्टर का बच्चे एक ही लेक्चर बाकी है, अगली बार सब उड़ा दूंगा। अब की बार धीरे चलो, अगली बार तेज तेज करके सब उड़ा देंगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए ना तब धीरे चलना होता है, फिर आपको फार्मूला वगैरह याद करके आना भाई अगली क्लास में, ठीक है। फार्मूले वगैरह रिवीजन करके आया करो ताकि ऐसा ना हो कि फिर से मेरे को पिछली क्लास की बातें बतानी पड़े। साथ साथ चलेंगे तो बहुत तेज सिलेबस हो सकता है। अभी तुमको थोड़ा सा ना एंट्रोपी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, जब समझ जाओगे कहाँ कैसा फॉर्मूला लगना है, कौन से क्वेश्चन के अंदर कैसे देगा, क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट किया करो ताकि आपको नई नई चीजें दिख जाए, क्लास में जो थ्योरी में पढ़ा वो कैसे अप्लाई होएगा, ठीक है।
ओके, V2 बाई V1, V2 है जी 100 और V1 है जी 10, तो ln के अंदर क्या बन जाएगा 10, यहाँ पे 10 बनेगा, ठीक है। अच्छा ऊपर 0 बना ना, ओके। यहाँ पे ln 10 आ गया। ln 10 क्या होता है? ln 10 होता है बच्चों, मेरा ऊपर आ चुका है डेल एस 2 गुना 2.303। अगर अगली क्लास हो तो बता दिया करो मेरे को, कई बार ऐसा होता है कि बैक टू बैक क्लासेस होती है बच्चों की, तो बता दिया करो और बीच में 10-15 मिनट पहले बता दिया करो, ताकि मैं 2-4 मिनट आपके ऊपर के वेस्ट ना करूँ। वेस्ट मतलब होंगे तो वही, लेकिन अगली क्लास के छूट जाएंगे ना। ln 10 है। अब देखो ln को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ln को लिखते हैं बच्चों 2.303 लॉग ऑफ जो भी चीज ln में लिखी हुई 10, ठीक है। ये जो लॉग वाला पार्ट लिखा ना, इसकी वैल्यूज हमको याद होती है। लॉग 1 की वैल्यू पता होगी, लॉग 2 की पता होगी, लॉग 3 की, लॉग 1 से, सॉरी 0 के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता। 1 2 3 से लेके 10 तक मेरे को लॉग की वैल्यूज याद होती है, ठीक है। मैं लिख दूंगा इस क्लास के बाद। मैथ की क्लास 8:15 पे है ना, चलो उसमें तो टाइम है, 5 मिनट में पहले लॉग का कन्वर्जन बता दूंगा और लॉग की वैल्यूज लिखवा के जाऊंगा, ताकि आप इस चीज में ना अटकोगे सर ln तो बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, लॉग की वैल्यू ही नहीं पता। तो क्वेश्चन के अंदर log 1 से log 10 तक अगर कोई वैल्यू बन रही होगी ना, वो आपको कभी एग्जामिनर देगा नहीं। अगर कोई log के अंदर घटिया सी वैल्यू बन रही है 223.27, इसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। जिस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो या कुछ चीजें आपको log की रटी हुई होनी चाहिए, वो नहीं देगा, ठीक है। आपको ln 10 की वैल्यू कोई नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है ln 10 को log में लिख सकते हो और log की वैल्यू याद होनी चाहिए 1 से 10। मैं भी लिख के जाऊंगा, मैं log 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज बता के जाऊंगा। अभी के लिए क्या है, log 10 बेटा 1 होता है मेरा, log 10 1 होता है। log 10 1 हो गया, तो ln 10 कितना हो गया सर 2.303। ये क्या आया, अच्छा गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे 8.314 आना था, तुम भी पकड़ लिया करो यार। ऊपर देखो 8.314 लिख रखा था, ठीक है। सोई मत रहा करो, कोई तो पकड़ा करो। हाँ इंटू दिस, ये आ जाएगा 2 इंटू 8.314। मैंने ln की क्या वैल्यू मानी 2.303। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर 38.29 समथिंग आता है, विच इज नियरली इक्वल टू 38.3 जूल पर केल्विन, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो भाई, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक समझ लें।